प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग सर। माय टॉपिक आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन की माप है, जबकि वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं। आय प्रभाव में वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है। आय प्रभाव को चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। चित्र में उपभोक्ता की कीमत रेखा LM है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, उपभोक्ता की रेखा LM है, जिसके द्वारा बिंदु A पर स्थिति में वह संतुलन की अवस्था में होगा, जहां उसका तटस्थ वक्र IC1 है, जो ऊपर डायग्राम में जो नीचे दिखाया गया है A1, जो डायग्राम में दिखाया गया है IC1 स्पर्श करता है बिंदु M पर उपभोक्ता वस्तु X की OY मात्रा तथा वस्तु Y की OB मात्रा का प्रयोग करता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, OA और OB वस्तु की मात्रा का प्रयोग करता है। माना दोनों वस्तु की कीमतें समान रहती हैं तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। अगर OA और OB की मात्रा समान रहेंगी तो वस्तु की कीमतें समान रहेंगी और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत रेखा समांतर रूप से आगे बढ़कर L1 M1 हो जाती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि L1 और M1 हो जाती है, जिसके बिंदु B पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। इसी प्रकार पुनः वस्तु X और Y की कीमतें स्थिर रहने पर तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर नई कीमत रेखा L2 M2 हो जाती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, L2 और M2 हो जाएगी तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर नई रेखा L2 M2 हो जाती है तथा उपभोक्ता के संतुलन का नया बिंदु C होगा। उपभोक्ता का नया बिंदु C होगा। यदि इन संतुलन की बिंदु A, B तथा C को एक रेखा मिला दी जाए तो इसे हम आय उपभोक्ता रेखा अर्थात ICC इनकम कंट्रीब्यूशन कर्व प्राप्त होगी, जो कुल आय प्रभाव को मापती है। संक्षेप में आय प्रभाव होगा जैसे डायग्राम में दिखाया गया था। बिंदु A से बिंदु C तक का चलन दिखाया गया है। वस्तु X की मात्रा में AC के बराबर वृद्धि होगी। वस्तु X में AC के बराबर वृद्धि होगी, जैसे डायग्राम में आपने देखा होगा, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। वस्तु Y की मात्रा में BD के बराबर वृद्धि होगी, जो डायग्राम में दिखाया गया है कि B से D तक की वृद्धि। प्रतिस्थापन प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव एक साथ उत्पन्न होते हैं। माना वस्तु X तथा Y में से किसी एक वस्तु माना X वस्तु की कीमत घट जाए तो उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, उत्पन्न माना दो वस्तु X तथा Y में से किसी एक वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी परिणामस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। यदि इन दोनों में से किसी एक की वो बढ़ जाए, वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो इनकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। ये कीमत घटने पर आय प्रभाव है। इसके घटने पर आय प्रभाव है, जिसके कारण उपभोक्ता अधिक ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला जाएगा। इसके कारण चला जाएगा। दूसरी ओर वस्तु
X की कीमत में कमी के कारण दोनों वस्तुओं की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन हो जाता है और उपभोक्ता की वस्तु एक सस्ती होने के कारण उसका अधिक प्रयोग, अर्थात एक वस्तु का प्रतिस्थापन फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई चीज खरीद की कीमत ज्यादा होगी और एक की कम होगी, तो हमें लोग कम वाली चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और महंगी वाली को कम खरीदते हैं। इसलिए इनमें इसके साथ परिवर्तन हो जाएगा। कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। वस्तुओं के परिवर्तन में को प्रतिस्थापन प्रभाव, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, जैसे कि स्पष्ट किया जा चुका है। जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है। वस्तु X की कीमतों में कमी के कारण आय प्रभाव और प्रतिस्थापन साथ साथ उत्पन्न होते हैं। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव करने के लिए ये आवश्यक है कि आय प्रभाव पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए अर्थशास्त्री आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। कीमतों के संक्षेपित परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन को समाप्त करने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में जो परिवर्तन किया जाता है उसे आय में क्षतिपूर्वक कहते हैं। हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन परिणामस्वरूप उपभोक्ता पहले की तुलना में न तो अच्छी स्थिति में हो और न ही खराब स्थिति में हो। हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होता है न वो अच्छी स्थिति में हो और न ही वो खराब स्थिति में हो, अर्थात उपभोक्ता एक ही तटस्थ विकल्प पर बना रहे और उपभोक्ता एक ही तटस्थ स्थिति पे बना रहे और केवल अपनी खरीद को पुनः व्यवस्थित करे। इसके प्रतिस्थापन प्रभाव को चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में वस्तु X तथा वस्तु Y की दी हुई कीमतों तथा उपभोक्ता की दी हुई मौद्रिक आय का आधार पर प्रारंभिक कीमत LM खींची गई है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, जिससे बिंदु A पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। डायग्राम में दिखाया गया है, जिसके पास वस्तु X की OA मात्रा का तथा वस्तु Y की OB मात्रा का संयोग कर वस्तु OA मात्रा का संयोग करता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। मानव उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वस्तु की Y कीमत स्थिर रहती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वास्तविक आय दोनों स्थिर रहती हैं तथा वस्तु की X कीमतों में कमी होती है और वस्तु की X कीमतों में कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप नई कीमत रेखा LM1 होती है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। और उपभोक्ता अधिक ऊंचे तटस्थ विकल्प IC2 के C बिंदु पर पहुंच जाता है, जैसे डायग्राम में आपने देखा कि IC ऊपर पहुंच गया है। बिंदु वस्तु X की कीमतों में स्थिर कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमतों पर स्थिर कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु की X कीमतें स्थिर में कमी होने के कारण वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए उसकी वास्तविक आय को पूर्णतः नष्ट करना होगा। इसके लिए हिक्स के अनुसार उसकी वास्तविक आय वृद्धि को नष्ट करने के लिए ऐसे काल्पनिक कीमत रेखा KT खींचते हैं, जैसे डायग्राम में आपने देखा।
के टी, जैसे डायग्राम में के और टी आपको दिखाई गई है डॉट डॉट के द्वारा। जो नई कीमत रेखा LM1 के समांतर हो तथा पुराने तस्थावक्र IC को किसी एक बिंदु माना बिंदु B पर स्पर्श करते हुए जाए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि BIC2 को स्पर्श करते हुए जाए। किसी एक काल्पनिक कीमत रेखा KT नई कीमत रेखा LM1 के समांतर है, अतः उसी कीमत के अनुपात व्यक्त करेगी जिसकी नई कीमत रेखा LM1 व्यक्त करती है। दूसरे काल्पनिक कीमत रेखा के पुराने तस्थावक्र के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने का आशय है, जैसे है दी गई कि उसकी संतोष के पहले समान हो गया है कि दोनों समान हो गया है कि उपभोक्ता एक ही तस्थावक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु संतुष्टि के एक समान को व्यक्त करता है, अर्थात उपभोक्ता की मौलिक आय में L के वस्तु Y के शब्दों में बराबर कमी करनी पड़ेगी। इस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन का नया बिंदु P होगा। संक्षेप में विशेषण विभाग होगा। बिंदु A से बिंदु B तक का चरण वस्तु S की मात्रा AC के बराबर वृद्धि होगी और वस्तु Y की कीमत में BT के बराबर वृद्धि होगी। सर हो गया। चलिए, थैंक यू नायरा मेहर जी, आपने बहुत अच्छे से बेटा प्रेजेंट किया और इसको आप थोड़ा सा लगा रहने दीजिए, इसको प्रेजेंटेशन, और जैसे वो प्रेजेंटेशन जैसे लगा हुआ था उसको लगा रहने दीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। देखिए, आय प्रभाव के बारे में जब हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं या इकोनॉमिक्स में हम करते हैं तो इसकी अगर आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सगुन शर्मा जी का टॉपिक था इक्विलिब्रियम, शायद वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से शायद वो प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। अगर वो पढ़ा देते तो ये टॉपिक पढ़ने में थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाता। तो अच्छा बेटा, आप हटा दीजिए, हम इसको हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटे, आप इसको हटा दीजिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बोलिए बेटा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? आवाज आ रही है? नायरा मेहर जी, अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर लीजिए। और मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि आय प्रभाव की और प्रतिस्थापन प्रभाव की। ठीक है। देखिए, स्क्रीन विजिबल नहीं है। नायरा मेहर जी, आप अपना प्रेजेंटेशन जरा ऑफ कर लीजिए। अब विजिबल है? ठीक है, स्क्रीन सभी का विजिबल है? चलिए,
तो हम लोग ये चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए उपभोक्ता जो है, हमने जैसे कि अभी तक हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, लास्ट कल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि उपभोक्ता को हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि उसकी जो आय है वो दी हुई हो, एक फिक्स इनकम है उसके पास, ठीक है? और वो अपनी आय को इस तरीके से व्यय करता है कि उसको जो संतुष्टि मिल सके वो अधिकतम मिल सके। 3 पॉइंट है जो हम लोग अभी तक इसको पढ़ते आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि कंज्यूमर टू कमोडिटीज पे अपनी इनकम को एक्सपेंड करता है, ठीक है? 2 वस्तुओं पर अपनी आय के संपूर्ण भाग को खर्चा कर देता है, और 2 वस्तुएं हम लोगों ने मान ली थी एक्स और X2, ठीक है? ये मान लिया था कि जो कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो फिक्स है, और इनकम फिक्स होने के इनकम को हम लोगों ने एम से शो किया। इनकम उसकी क्या है, फिक्स है, और जो प्राइसेस है X1 और X2 कमोडिटीज की जो प्राइसेस है वो भी क्या है, मार्केट में फिक्स है। मतलब फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि वो एक बार जो डिसाइड होगी प्राइस मार्केट में, वो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने ये तीनों स्टडी की थी। इसके बाद स्टडी करने के बाद हम लोगों ने जैसा कि बजट कंस्ट्रेंट में कल मुंतहा नदीम जी ने प्रेजेंट किया था कि हम एक बजट लाइन बना देते हैं, और बजट लाइन हमारी इस तरीके से होती है कि हम हमारे बजट लाइन ये शो करती है कि हम अपनी इनकम का मतलब कितना हिस्सा हम मतलब टोटल अगर पूरा खर्चा कर दें तो दोनों क्वांटिटीज के कितने कॉम्बिनेशंस को हम खरीद सकते हैं, ठीक है? ये हमारी बजट लाइन थी। हमने बहुत खराब तरीके से बना दी है, लगा इसको अच्छे से बनाना होगा। तो ये हमारी, अरे यार ये लाइन हमसे सही से नहीं खींची, चलो कोई नहीं। Shit. ये हो गया। तो ये हमारी क्या थी, बजट लाइन थी। इसी तरीके से जितना आपका लेवल ऑफ इनकम दिखाया जाएगा उतनी ढेर सारी बजट लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है? उतनी ढेर सारी बजट लाइन खींच सकते हैं। तो ये सारी बजट लाइन हर कॉम्बिनेशंस को दिखाएगी, ठीक है? हर इनकम के लेवल को दिखाएगी। जैसे जैसे बजट लाइन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ इनकम भी आगे बढ़ता चला जाएगा। बजट लाइन नीचे की ओर आएगी तो आपका इनकम लेवल नीचे की ओर कम होता चला जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद जो है एक तरफ फिर जब सगुन शर्मा जी ने उसमें बताया था कि हम अपनी संतुष्टि को क्या करना चाहते हैं, अधिकतम करना चाहते हैं। तो अधिकतम करने के लिए अब संतुष्टि का स्तर अधिकतम कैसे होगा ये पता करने के लिए हम एक कर्व बनाते हैं। हम पता ताकि ये फाइंड आउट कर सके कि संतुष्टि के लेवल को हम कैसे जज करेंगे। तो उसके लिए हम एक कर्व बनाते हैं जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने नाम दिया था। तो जैसे जैसे ये अभी हमसे ग्राफ इस पे सही से बन नहीं रहा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, इसको सही से जब बुक में हम दिखा देंगे। तो जितना आगे का लेवल जो होता है इंडिफरेंस कर्व का, जैसे जैसे हम आगे लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं हायर लेवल पे, वैसे वैसे इंडिफरेंस ये हमारा संतुष्टि का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो हम और आगे बढ़ेंगे और संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे और संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, ठीक है? अब लेकिन ऐसा नहीं है, कंज्यूमर तो चाहता है कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन उसको मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको संतुष्टि मिले, लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि उसका जो कंस्ट्रेंट है, जो बजट कंस्ट्रेंट है, उसको अब बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जाने नहीं देता है ना? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पर जाके वो लिमिट का, अब दोनों कर्व को जब हम जब एक जगह पे लाके बना देते हैं ना, दोनों कर्व को अगर हम एक साथ जब ले आएंगे तो ऐसा होगा कि जो बजट कंस्ट्रेंट की लाइन है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जो है बजट इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करेगी। वो कहीं ना कहीं बजट इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों? कोई तो बताए। ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं? क्योंकि अगर हम एक इंडिफरेंस मैप बनाएं, ये बजट लाइन मैप है। बजट लाइन मैप का मतलब हो गया कि ढेर सारी बजट लाइंस पे हर लेवल ऑफ इनकम के लिए बजट लाइन मैप एक है, और एक ये इंडिफरेंस कर्व मैप है, मतलब उदासीनता वक्र मैप।
उसमें हर हायर लेवल जो है हायर संतुष्टि को शो करता है। तो इन दोनों अगर मैप को हम एक दूसरे के साथ ले आए, एक ही ग्राफ पे अगर बना दें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि बजट लाइन जो है, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन के टेंजेंट होगा। तो ये जो टेंजेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो अब ये बताता है कि कंज्यूमर इससे आगे जो संतुष्टि का स्तर है वो अचीव नहीं कर सकता, मतलब IC2 IC1 को अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके सामने बजट कंस्ट्रेंट है और इनकम उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर अब ये नीचे वाले हिस्से पे तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये संतुष्टि का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, E1 E0 E2 और G पॉइंट। ठीक है, अब कंज्यूमर जो है IC0 वाले पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो IC0 और IC1 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हायर संतुष्टि किसमें मिलेगी, हायर सेटिस्फैक्शन किसमें मिलेगा? मंथाना जी बताइए। IC1 पे। क्यों? क्योंकि IC1 जो है हायर लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, जो कंज्यूमर अगर जो जहां पर टेंजेंट है तो वहां पर ही वो इक्विलिब्रियम में है, जबकि अगर आप देखोगे कर्व पे तो E0 पर और E2 पर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्यों नहीं है बताओ? कोई आइडिया है? मुमताज नजीम, आवाज आ रही मेरी? हाँ, वो हायर संतुष्टि तो, लेकिन ये बताओ वो E0 पॉइंट पे और E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? E0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? वो यहीं पर ही क्यों है? कोई रीजन? यस, क्योंकि IC1 पे हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो E1 पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, और जबकि IC0 पॉइंट जो है वो लोअर लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से वो E0 पॉइंट और E02 पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है। उसी तरीके से G पॉइंट पे भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि G पॉइंट भी जो है IC0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हमारा इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है जहां पर बजट लाइन IC कर्व के टेंजेंट होता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है हायर को शो करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता संतुलन एक ऐसा बिंदु है कैसा बिंदु है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का संपूर्ण भाग खर्च करते हुए अधिकतम अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर होता है। इस स्थिति में उपभोक्ता की आय उपभोक्ता की आय एवं वस्तुओं की कीमतें दी हुई
होती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें अपना। consumer equilibrium is defined as the point of tendency between consumer equilibrium is defined as the point of tendency between the point of tendency between the indifference curve and budget line at which consumer achieve the higher possible level of satisfaction at which consumer achieve the higher possible level of satisfaction by spending his whole income on two commodities at given prices and income। हो गया? बेटा सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए, तो हिंदी वाले तो हमने लिख ही दिया और इंग्लिश वाला हमने बोल दिया। और तो उपभोक्ता संतुलन समझ में आ गया? उपभोक्ता संतुलन कहाँ पे होगा? उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वहां पे होगा जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करें, मतलब स्पर्श बिंदुओं पर। ये हमने पूरा हिंदी में भी पूरा लिख दिया है और इंग्लिश मीडियम वालों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, आज थोड़ा सा हम केवल ब्रीफ कर देंगे कि आय पर, बाकी कल ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को। देखिए होता क्या है, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने देखा था, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने ये देखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। हम लोगों ने ये पढ़ा था। वहां हम लोगों ने ये देखा था कि अगर प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और प्राइसेस अगर घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, अच्छा ये चीज सोचिए कि अगर जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइसेस जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्राइसेस बढ़ती है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जब कम होती है तो कंज्यूमर जो इस कमोडिटी को जो कंज्यूम कर रहे थे वो कहाँ चले जाते हैं? क्वेश्चंस वाला पॉइंट है कि नहीं? जो कंज्यूमर इसको जो कंज्यूम कर रहे थे तो वो कहाँ चले जाते हैं इसको छोड़ के, इस कमोडिटी को छोड़कर? सपोज करिए कि हम X1 कमोडिटी की बात कर रहे हैं। X1 कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ P1, बात वही है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर जब P1 की प्राइसेस बढ़ गई तो X1 कमोडिटी को उन्होंने छोड़ दिया, और तो ये किसके पास चले गए? कौन सी कमोडिटी ये कंज्यूम करने को उनको मिल गई? तो ये छोड़ के कोई ना कोई कमोडिटी तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे ना, ऐसा नहीं कि भूखे मर गए होंगे। तो
हाँ, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा कि एज्यूम किया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हमने क्लास में बताया हुआ था कि जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स के, जैसे x1 को x2 की जगह पे या x2 को x1 की जगह पे जब हम यूज कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन वस्तु है। इसको प्रतिस्थापन ऐसे लिख लो, प्रतिस्थापन वस्तु वह वस्तु होती है जिनका एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु के स्थान पे जब, मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के स्थान पे जब उपयोग किया जा सकता है तो ऐसी वस्तुओं को हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स which are substituted in place of each other, place of each other। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं टी एंड कॉफी का। टी एंड कॉफी का आप एक दूसरे के स्थान पे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर टी की प्राइसेस ज्यादा होगी तो आप कॉफी यूज करेंगे, कॉफी की प्राइसेस ज्यादा होगी तो टी यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में कॉफी का प्राइसेस हाई होती है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है क्या पीते हैं, टी पीते हैं। ठीक है बेटा, माइक किसका होना है। और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तु होते हैं जिनका एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु, मतलब एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का इस्तेमाल उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम प्रतिस्थापन वस्तुओं कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसे हम दे सकते हैं कि क्या नाम है, पेन और पेंसिल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो और एग्जाम्पल के तौर पे आप बेसिक जो है जैसे या तो जैसे जो है आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम पे आप क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, या तो आप साइकिल चला सकते हैं, बाइसाइकिल चला सकते हैं, और या फिर आप स्कूटर चला सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की जगह पे रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जब अब होता क्या है इस केस में, ज्यादातर होता क्या है प्रॉब्लम कि कंज्यूमर हमेशा देखता है कि किस चीज की प्राइसेस बहुत हाई है। ठीक है, जैसे अब सपोज करिए कि दो गुड्स के केस हमने लिया हुआ है, वहां x1 और x2 कमोडिटी का केस। ठीक है, हमने जो है दो कमोडिटी का केस लिया, सपोज करिए कि जब, अब हमने जैसे एग्जांपल दिया था, जब टी की प्राइसेस जब बढ़ेगी तो इसका मतलब हो गया, मतलब प्राइस ऑफ टी की जब बढ़ेगी तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कोई बताया? टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या कम हो जाएगी एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ मांग के नियम में पढ़ा था ना कि मांग का नियम दो वस्तुओं के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है, मतलब टी की प्राइसेस बढ़ेगी तो टी की डिमांड घट जाएगी। तो अब ये बताइए, जब टी की डिमांड जब घट जाएगी तो ये जो कंज्यूमर जो टी पी रहे होंगे, है ना, वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि जो कॉफी की प्राइसेस है, बेटे बेटे माइक ऑफ कर लो, किसका है। तो टी की जो प्राइसेस है ना, टी की प्राइसेस जब कम होंगी तो लोगों ने देखा कि कॉफी की प्राइसेस और टी की प्राइसेस में दोनों में कंपैरिजन किया, तो उनको ये दिखा कि कॉफी की प्राइसेस तो कम है और टी की प्राइसेस ज्यादा है, तो लोग करेंगे क्या कि टी को छोड़ के किस पे आ जाएंगे, किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी यहाँ पे, कॉफी की। क्यों कॉफी की डिमांड क्यों बढ़ जाएगी, प्राइस तो इसमें चेंज हुआ है, उसमें क्या नाम है टी में, और डिमांड किसकी बढ़ गई है, कॉफी की। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? हाँ, उसके कंपैरिजन में उसके प्राइस का और जो है कॉफी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना।
तो अब आप यही चीज़ें क्या है, यही चीज़ें हमें ये बताती है कि एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का उपयोग करना। जबकि देखो कॉफ़ी की प्राइसेज़ क्या थी? कांस्टेंट थी, कोई चेंजेस नहीं हुआ था उसमें। जबकि चेंजेस किसमें हुआ था? इसमें। अब दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि जब टी की प्राइसेज़ जब कम होती है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कॉफ़ी की प्राइसेज़ कांस्टेंट है, कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन कंज्यूमर क्या देखता है कि अब कॉफ़ी मतलब जो टी की प्राइसेज़ है वो कॉफ़ी के प्राइसेज़ से कम है। तो इधर वाले जो कंज्यूमर रहते हैं वो कॉफ़ी को छोड़ के किस पे आ जाते हैं? कॉफ़ी को छोड़ के टी पर आ जाते हैं। इसलिए टी की डिमांड बढ़ जाती है। गॉट इट? और जो लोग महँगाई की वजह से टी को नहीं खरीद पाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कुछ लोग ऐसा होता है कि महँगाई की वजह से टी को नहीं खरीद पाते, तो वो भी टी को खरीदना शुरू कर देते हैं। वो ना ही कॉफ़ी खरीदते हैं, ना टी खरीदते हैं महँगाई की वजह से। लेकिन जब देखते हैं चाय सस्ती हो गई है, तो वो चाय पीना शुरू कर देते हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इधर से छोड़ के इधर आ जाते हैं, है ना? कॉफ़ी को छोड़ के इधर तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कोई भी नहीं कुछ भी कंज़्यूम नहीं कर रहे थे, वो फिर से कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे एप्पल का जो प्राइसेस है, सेब का जो प्राइसेस आप लोग देखेंगे, जब सेब सस्ता हो जाता है तो सभी लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है जब सेब ₹200 किलो जब होता है तो उसको कम लोग खरीदते हैं। ऐसा देखा है आपने? आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि स जब सेब की कीमतें जो हैं कम होती है तो सभी लोग जैसे कभी-कभी वो उसको जब सेब की कीमतें कम होती है साल में एक बार, तो ऐसा होता है वो ₹40 किलो या ₹50 किलो ऐसे आके बिकना शुरू हो जाता है ना? तो सभी लोग देखोगे सभी लोग सेब खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब सेब की प्राइसेज़ जब महँगी होती है तो सभी लोग सेब नहीं खरीद रहे होते हैं। मतलब कुछ लोग सेब को कंज़्यूम ही नहीं कर रहे होते, कुछ लोग सेब को खा ही नहीं रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सेब को खाना छोड़ देते हैं मतलब, है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे कि ₹200 पे भी खरीदेंगे, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे होंगे जब कीमत कम होगी तभी वो सेब को खरीदेंगे, अदरवाइज़ सेब को नहीं खरीदेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है सेब की डिमांड में कुछ कम-ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे चेंजेस हो रहा है। तो इसी को जब हम कोई अब ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमने दूसरी वस्तु की जो डिमांड बढ़ गई, तो ऐसे ही प्रभाव को हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। कौन-सा प्रभाव कहते हैं? हाँ, प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब जो है सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट। ठीक है? फिर इसके बाद जो है जो हमारा ओवरऑल जो हमने कीमत के परिणाम स्वरूप जो हमने चीज़ें देखी, तो प्रतिस्थापन प्रभाव और जो आय प्रभाव को हम पढ़ते हैं, वो शुरुआत उसकी होती है कीमत प्रभाव से। ठीक है? तो इसको इस तरीके से लिखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। ठीक है? द टोटल चेंज
the total change in quantity demanded as a consequence of the change in the price of the commodity. ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम पे। सपोज करिए कि प्राइसेस जो है P1 कमोडिटी की प्राइसेस 10 रुपए थी और 10 रुपए से कम होके वो मान लीजिए 8 रुपए हो गई। ठीक है। 10 रुपए से 8 रुपए होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी थी X1 की, वो मान लीजिए 20 यूनिट थी। 20 से कम होके मान लीजिए 18 यूनिट्स हो गई। ठीक है। तो हमारा प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा? पीई प्राइस इफेक्ट होगा। हमने क्या लिखा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं ना। तो कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप है ना, कीमत में चेंजेस होने के बाद मांग में क्या चेंजेस हुआ? तो मांग में चेंजेस कितना हुआ? 20 यूनिट से मांग कम होके 18 यूनिट्स पे कितना चेंजेस हुआ? 2 यूनिट्स। इतने तो चेंज हुआ ना। मांग में कितना चेंज हुआ भाई? 2 यूनिट चेंज हुआ। तो ये दो यूनिट्स है, इसको हम अपने इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहते हैं कीमत प्रभाव। ठीक है। ऐसा 2 यूनिट चेंज क्यों आया? क्योंकि कीमत में चेंज होने की वजह से आया। इतना समझ में आ गया? आप पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। द टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या, कौन सा चेंज? बेटा डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आवाज आ रही है? हाँ, तो डेफिनेशन एक बार पढ़िए। टोटल, आप इंग्लिश मीडियम है ना आपका? तो इसमें डेफिनेशन एक बार जरा देखिए। टोटल चेंज होने का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ जो उन दोनों में जो भी चेंजेस आए हों, तो टोटल चेंज किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। टोटल चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? पहले जब P1 प्राइस था तो P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना थी? 20 यूनिट्स थी। जब प्राइसेस P1 से मतलब जो है प्राइसेस हमारी जो P1 कमोडिटी प्राइसेस थी वो जब 10 से कम होके 8 रुपए आ गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज? क्वांटिटी डिमांडेड 20 से कम होके कितना आ गया? 18 यूनिट्स पे। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने लिखा है कि टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। टोटल चेंज क्या हुआ? 20, पहले 20 यूनिट थी, 20 यूनिट से कम होके 18 यूनिट्स आ गई। तो चेंजेस इसमें क्या आया? 20 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 यूनिट्स। तो टोटल चेंज कितना होगा क्वांटिटी डिमांडेड में? तो बेटा टोटल चेंज कितना? 2 यूनिट्स हो गया। और ऐसा चेंज क्यों आया? क्योंकि एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसके कॉन्सिक्वेंस में? चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस में चेंज होने के वजह से, प्राइस में चेंज हुआ ना, उसी वजह से तो ये चेंजेस आए हैं। क्यों डेव? हाँ, तो प्राइस में चेंज होने के वजह से ये चेंजेस आया। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस मतलब कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, है ना, कीमत में परिवर्तन हो गया, उसकी वजह से मांग में जो परिवर्तन हुआ। मांग में क्या परिवर्तन हुआ? मांग में ये परिवर्तन हुआ कि मांग में 20 से मांग कम होके 18 यूनिट्स आ गई। उसी तरीके से 200 से कम होके मान लो 150 आ गया, तो हम कितना हो जाएगा उसमें? उसमें 50 यूनिट्स हो जाएगा आंसर हमारा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसको हम कहते हैं
कीमत प्रभाव, ठीक है। इसको हम कीमत प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कीमत में परिवर्तन की वजह से हुआ है। किसमें चेंजेस के वजह से हुआ है? मतलब प्राइस में चेंजेस के होने की वजह से डिमांड में चेंज हुआ है ना। तो कीमत का असर किस पे पड़ा है? मांग पे। तो उसी को हम कहते हैं कीमत प्रभाव, ठीक है। अब इस कीमत प्रभाव अब यहां से फिर इसको हम कीमत प्रभाव जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, और मतलब कीमत प्रभाव दो प्रभावों से मिलकर बना होता है। और दूसरा रियल इनकम इफेक्ट, वास्तविक आय प्रभाव। तो ये दोनों हिस्सा हम कल क्या मतलब मंडे को कवर करेंगे, ठीक है। अब आज हम जब से आगे का प्रेजेंटेशन लेना स्टार्ट करते हैं, ये हिस्सा हम मंडे को कवर करेंगे, ठीक है। पहले इतना आप समझ लीजिए, फिर इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये हिस्सा हम आगे बाद में कवर करेंगे। अब यहाँ से ये बताओ कि इसके बाद किसका प्रेजेंटेशन था?